इन कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सबसे पहले हमने देखा साइंटिफिक मैनेजमेंट, सेकंड हमने देखा उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट, उसके बाद हमने देखा सेफ्टी मैनेजमेंट और आज हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो वेलकम टू एस्पिरेंट्स पाठशाला। मैं हूं शिशिर मजूमदार और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज नेटवर्क एनालिसिस बोलो या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोलो, दोनों एक ही चीज है। नेटवर्क एनालिसिस इज द पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसका वेटेज ऑलमोस्ट 45 to 50% होता है किसी भी एमपीएससी के पेपर में। सो आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस, मतलब कितना हो गया, 8 से 10 मार्क का वेटेज इस चैप्टर में से मिलना ही मिलना है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, नेटवर्क एनालिसिस। To get the more updates of this channel, click the subscribe button and press the bell icon. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट में स्प्लिट किया है। पार्ट 1 जिसमें हम पूरे कंप्लीट बेसिक की बात करेंगे और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पार्ट को समझने के बाद ही आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 समझ में आएगा। और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया है कि इसका वेटेज काफी ज्यादा होता है, मतलब ऑलमोस्ट 45 to 50% का वेटेज होता है इस चैप्टर का। सो इसको एकदम ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, सारे पॉइंट्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1। सो इस पार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए हमको किस किस स्टेज से पहले गुजरना होता है। तो सबसे पहले तो हमें प्लानिंग करनी होती है, उसके बाद हमें शेड्यूलिंग करनी होती है और उसके बाद हमें कंट्रोलिंग करनी होती है। सो प्लानिंग करनी होती है का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं कि सपोज अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए इक्विपमेंट की जरूरत है, तो सबसे पहले ये डिसाइड करना कि उस प्रोजेक्ट में कौन से इक्विपमेंट लगेंगे। ठीक है, इस प्लानिंग मतलब जिसमें हम डेस्क वर्क करते हैं, जिसमें हम पेपर वर्क करते हैं कि हमें किस किस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये हो गया प्लानिंग का पार्ट। नेक्स्ट, अब हमको जब पता चल गया कि हमें कौन से इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं, तो उन इक्विपमेंट्स का मतलब उन इक्विपमेंट्स को अरेंज करना। ठीक है, कि हम कहाँ से उस इक्विपमेंट्स को ले सकते हैं, कितने इक्विपमेंट्स हम रेंट में लेंगे, कितने इक्विपमेंट्स हम कहाँ से अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ऑल दैट थिंग्स कम्स अंडर शेड्यूलिंग। ये सारी चीज जो है वो शेड्यूलिंग के अंदर में आती है। और जब हमने सारे इक्विपमेंट्स को अरेंज कर लिया है, अब उसके बाद हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के बाद में कौन सा इक्विपमेंट किस टाइम पे कहाँ यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, ये सारी चीज आती है कंट्रोलिंग के अंदर में। ठीक है, तो ये मैंने आपको ब्रीफली बता दिया, अब इसको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले प्लानिंग की बात आती है। ठीक है, तो किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पहले जो हम प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग के अंदर क्या आता है कि प्लानिंग डिफाइंस एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट, कि हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर एग्जैक्टली करना क्या है, दैट इज प्लानिंग। ठीक है, ये होता है प्लानिंग। फिर डिफरेंट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड आर आइडेंटिफाइड, कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे कितने लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, कितने मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, कौन से मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कितने इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज है जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजों के ऊपर में वर्क करना है कहलाता है प्लानिंग। क्लियर है। देन प्लानिंग के बाद आता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या होता है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक मटेरियल, इक्विपमेंट, मैन पावर एटसेट्रा, कि हमने चलो डेस्क वर्क तो कर लिया, पेपर वर्क कर लिया, कि हमें एग्जैक्टली काम क्या करना है, फिर उस काम के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, उन सारी चीजों को हमें कहाँ से अरेंज करना है, ये सारी चीज कहलाती है शेड्यूलिंग। ठीक है, अब शेड्यूलिंग के अंदर में ही कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अगर इस प्रोजेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट की जरूरत पड़ रही है, तो वो इक्विपमेंट से मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, क्योंकि अगर मैं उस इक्विपमेंट को रेंट पे ले रहा हूँ तो मुझे कितने टाइम का रेंट पे करना होगा, उसका एक्सपेंडिचर कितना आएगा, ये सारी चीज जो है वो शेड्यूलिंग के अंदर आती है। अब ये शेड्यूलिंग की कैसे जाती है, तो शेड्यूलिंग करने की बेसिकली 3 मेन मेथड्स है। ठीक है, सबसे पहले जो है स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे जो की जाती थी वो था बार चार्ट और गैंट चार्ट। ठीक है, देन माइलस्टोन चार्ट और देन नेटवर्क एनालिसिस। तो हम ये 3 ही तरीके से शेड्यूलिंग कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली ये तीनों क्या है इसको हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे कि बार चार्ट क्या होता है, माइलस्टोन चार्ट क्या होता है, नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, ये सारी चीज। तो आप अभी के लिए ये समझो कि मेथड ऑफ शेड्यूलिंग, मतलब शेड्यूलिंग जो हम कर रहे हैं कि कौन सी चीज कब यूज करना है, कितने देर तक करना है, किस चीज को, किस एक्टिविटी को कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज जो है वो शेड्यूलिंग के अंदर में आती है। ठीक है, देन थर्ड पार्ट जो आता है
प्लानिंग के अंदर अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर में थर्ड स्टेज जो आती है वो आती है आपकी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या बोलता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, कि हमने प्लानिंग तो कर लिया, हमने शेड्यूलिंग भी कर लिया, अब वो दोनों चीज को हमको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। हम वो दोनों चीजों को क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये चीज कहलाती है आपकी कंट्रोलिंग। अब ये जरूरी नहीं है कि हमने जो प्लान किया है या हमने जो शेड्यूल किया है वो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग चले। हमारी कोशिश होती है कि हमने जो प्लान किया है सेम वैसे एग्जीक्यूट करें, बट काफी चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, हम ये चीज पता लगाते हैं कि कहाँ पे फर्क आ रहा है। ठीक है, लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम बेसिक प्लान, कि हमने जो बेसिक प्लान बनाया है उसमें से कितना डेविएशन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने प्लानिंग स्टेज में डिसाइड किया था कि अगर सपोज 10 डेज मुझे पर्टिकुलर इस टास्क को 10 डेज देना है, बट हो सकता है कि 10 की जगह उस चीज को चले जाए 15 डेज या 12 डेज, तो कितना डेविएशन आ रहा है, 2 to 5 डेज का डेविएशन आ रहा है उस चीज में। तो वो जो डेविएशन आ रहा है, तो उस डेविएशन के अकॉर्डिंग अब क्या होगा कि उसके बाद के जितने टास्क है, ठीक है, कि टास्क कंप्लीट होना था 10 दिन में बट वो हो रहा है 15 दिन में, तो उसके बाद के जो टास्क है वो भी डिले होते जाएंगे। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसके आगे के सारे प्रोजेक्ट को वापस से मुझे शेड्यूलिंग करना पड़ेगा, सारी चीजों को वापस से प्लान करना पड़ेगा। तो उसी चीज को कहा जाता है अपडेटिंग। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ लिखा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम बेसिक प्लान एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिप्लानिंग एंड रीशेड्यूलिंग विच इज कॉल्ड एज अपडेटिंग, मतलब फिर से रिप्लान करना, फिर से रीशेड्यूल करना। ठीक है, और नए से फिर हम उस आगे के प्रोजेक्ट को नए तरीके से प्लान करके एग्जीक्यूट करना, इसे कहा जाता है प्रोजेक्ट अपडेटिंग। क्लियर है? तो हमने अलग अलग स्टेजेस सबसे पहले कवर किया है यहाँ पे कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए 3 मेन स्टेज होती है। पहले होती है प्लानिंग, फिर होती है शेड्यूलिंग, फिर होती है कंट्रोलिंग। अब यहाँ पे एक चीज आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि प्लानिंग और शेड्यूलिंग जो है ये किसी भी प्रोजेक्ट के चालू होने के पहले की स्टेज है। ठीक है, कि हम पहले प्लानिंग करेंगे, शेड्यूलिंग करेंगे, फिर हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, और जब एक बार प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है उसके बाद हम थर्ड पार्ट आएंगे, मतलब थर्ड स्टेज पे आएंगे, दैट इज कंट्रोलिंग। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन के बाद की प्रोसेस, या आप ये बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान की प्रोसेस इज हमारा थर्ड स्टेज, दैट इज कंट्रोलिंग। क्लियर है यहाँ पे? तो ये हो गया आपका स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हम एकदम बेसिक से जा रहे हैं, ये सारी चीज आपको धीरे धीरे बिल्डअप होते जाएगी और आपको क्लियर होते जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये हो गया कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कौन सी स्टेज होती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हम शेड्यूलिंग कर रहे हैं, हमारा मेन चैप्टर क्या है। देखो, हमारा मेन टाइटल क्या है चैप्टर का, नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, कि हमें बेसिकली क्या करना है, ग्राफ बनाना है, या हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज करना है और उनका यूज करके हमें क्या करना है, शेड्यूलिंग करना है प्रोजेक्ट को। तो मैंने वही चीज आपको यहाँ पे बताया है कि शेड्यूलिंग करने के टोटल 3 मेथड, एक होता है आपका बार चार्ट और गैंट चार्ट, जिसे बार चार्ट को गैंट चार्ट कहते हैं, देन माइलस्टोन चार्ट, और उसके बाद आता है आपका नेटवर्क एनालिसिस। अब इसी 3 मेथड्स को हम एक एक करके समझते हैं। तो हम अगर इनिशियल लेवल पे जाके बात करें तो सबसे पहले जो था, सबसे पहले आया था दैट इज बार चार्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ये पूरे प्रोसेस के दौरान सबसे पहले जो अडॉप्ट किया जाता था दैट इज बार चार्ट। बार चार्ट क्या था कि एक ग्राफिकल तरीके से हम क्या करते थे, पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन करते थे, एक ग्राफ बनाते थे हम। ठीक है, बेसिकली हम एक ग्राफ प्लॉट करते थे और उस पर फिर हम प्रोजेक्ट बनाते थे, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, अलग अलग एक्टिविटीज को प्लॉट करते थे। ठीक है, तो ये बार चार्ट जो है, ये बार चार्ट देने वाले कौन थे, तो बार चार्ट को प्रपोज किया था हेनरी गैंट ने। ठीक है, कौन थे वो साइंटिस्ट, वो थे हेनरी गैंट। ठीक है, कौन से ईयर में किया था उन्होंने, 1900। तो देखो यार, हम एमपीएससी में अगर आप क्वेश्चंस को फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है और ये जो चैप्टर है ये है एकदम अलग ओरिजिन का, लेकिन आपके वो जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो पूरे थ्योरेटिकल बेसिस पे होते हैं। तो ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो काफी बेसिक है कि बार चार्ट को प्रपोज किसने किया था, तो दैट इज हेनरी ग्रांट ने किया था। कब किया था, 1900 में किया था। ठीक है, दूसरी चीज, बार चार्ट को क्योंकि हेनरी गैंट ने प्रपोज किया था इसलिए उसी चार्ट को क्या कहा जाता, गैंट चार्ट भी कहा जाता है। ठीक है, बार चार्ट को ही कहते हैं गैंट चार्ट। नेक्स्ट, अब ये जो चार्ट है, गैंट चार्ट जो है, इसको प्लॉट कैसे किया जाता है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि एक तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सारे प्रोजेक्ट को, सारे नेटवर्क को बताने का एक ग्राफिकल तरीका है। तो ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ में क्या होता है कि एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो जो हम बार चार्ट को जब प्लॉट करते हैं तो उसमें जो एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करते हैं, ठीक है, टाइम एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या प्लॉट करते हैं हम, टाइम, कि किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी एक्टिविटी को कितना समय लगेगा, दैट इज टाइम। ठीक है, देन जॉब और एक्टिविटी को कहां पे प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस में। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस, उसमें हम क्या प्लॉट करते हैं, एक्टिविटी या जॉब। ठीक है, अब वो जॉब कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोसेस हो सकती है। लाइक अगर मुझे प्लास्टरिंग करना है तो प्लास्टरिंग इज एक्टिविटी,
अगर मुझे कहीं पे गड्ढा खोदना है फाउंडेशन के लिए, एक्सकवेशन करना है, दैट इज ऑल्सो एक्टिविटी। तो वो सारी एक एक एक्टिविटी को प्लान किया जाता है कि एकदम बेसिक से किसी भी, जैसे अगर हम एग्जांपल ले घर बनाने का, तो एकदम शुरू से कि पहले फाउंडेशन लेवल पे वर्क होगा, देन पहले सब स्ट्रक्चर का हो गया, देन सुपर स्ट्रक्चर पे उसके बाद शिफ्ट होंगे। तो हर एक चीज में कौन सी चीजें लगेगी, हमें कौन सी एक्टिविटीज होगी, वो सारी चीज को प्लान करके वहां प्लॉट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जो होती है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज कहाँ पे प्लॉट होती है? एक्टिविटी प्लॉट की जाती है वाई एक्सिस में, और उस एक्टिविटी को पर्टिकुलर कितना टाइम लगेगा, दैट इज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या करते हैं, हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ग्राफ जब प्लॉट होता है तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि आपकी सपोज एक एक्टिविटी इतना समय ले रही है, तो ये जो ग्राफ आपने प्लॉट किया है, तो इसमें ये जो बार बनाया है, तो ये बार का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है, यानी बिगिनिंग ऑफ बार क्या इंडिकेट करता है, आपका स्टार्ट टाइम ऑफ ए एक्टिविटी। मतलब ये पर्टिकुलर एक्टिविटी को स्टार्ट होने के लिए सपोज ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल ये टाइम जो है वो डेज में गिवन है, तो सपोज वो एक्टिविटी जो है पर्टिकुलर, वो एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए टोटल कितने डेज लग रहे हैं, 10 डेज लग रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे जो तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी बार चार्ट में जो बार होता है उसका बिगनिंग क्या इंडिकेट करता है, स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी, और उसका एंड क्या इंडिकेट करता है, फिनिश टाइम। यानी कि उसकी स्टार्टिंग जो है वो इंडिकेट करती है स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी, और एंड जो है वो फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी। क्लियर है यहाँ पे? तो ये होता है आपका बार चार्ट। अब क्योंकि ये बार चार्ट में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारी लिमिटेशन है, इसीलिए इस बार चार्ट को हम क्या करते हैं, बहुत ही छोटे लेवल के प्रोजेक्ट में, यानी कि बहुत ही स्मॉल और कन्वेंशनल टाइप के प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। तो बार चार्ट की 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। किसने किया था प्रपोज? इसको किया था हेनरी ग्रांट ने। कब किया था? 1900 में किया था। इसी को क्या कहते हैं, ग्रैंड चार्ट कहते हैं। नेक्स्ट चीज, ये स्मॉल प्रोजेक्ट में या कन्वेंशनल प्रोजेक्ट में यूज होती है। इस बार चार्ट में एक्स एक्सिस में क्या होता है, टाइम होता है, वाई एक्सिस में क्या होता है, एक्टिविटी होती है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब उसके बाद में किसी भी बार के स्टार्टिंग को क्या कहा जाता है, बिगिनिंग ऑफ बार इंडिकेट स्टार्ट टाइम, और उसके बाद में एंड ऑफ बार इंडिकेट फिनिश टाइम। ठीक है, तो बार चार्ट के लिए इतनी चीजें आपके लिए काफी है, इतनी चीजों को जानना। अब बार चार्ट में मैंने आपसे कहा कि काफी सारे ड्रॉबैक्स है, काफी सारे लिमिटेशन है। तो कौन से वो ड्रॉबैक है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शन जब देता है तो उसमें वो एक के बाद एक ऑप्शन दे देता है ड्रॉबैक्स के, और आपको पहचानना होता है कि इसमें से कौन से करेक्ट ड्रॉबैक है, कौन से ड्रॉबैक नहीं है। तो बार चार्ट के अगर मैं ड्रॉबैक की बात करूं, तो बार चार्ट के ड्रॉबैक्स में सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि इस बार चार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ मेजर एक्टिविटी को ही कंसिडर कर पाते थे। ठीक है, मेजर एक्टिविटी बोलने का मतलब देखो, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको हर एक छोटी से छोटी चीजों को प्लान करनी होती है। ठीक है, कि अगर आपको कहीं पे प्लास्टर करना है तो प्लास्टर करने के लिए आपको ये भी तो प्लान करना होगा कि सपोज अगर मुझे आज इस रूम को प्लास्टर करना है, तो उसके पहले मुझे ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रॉपर, अगर मान लो ये स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, ये वॉल खड़ी हो गई, तो वॉल खड़ी होने के बाद में उसको प्रॉपर क्यूरिंग के लिए टाइम मिले, उतने टाइम के बाद ही मैं प्लास्टरिंग का वर्क स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जो क्यूरिंग के लिए टाइम मिलेगा उतने टाइम को भी मुझे, वो हो गया सब एक्टिविटी। ठीक है, मेन एक्टिविटी क्या हो गया, वॉल को खड़ी करना, और उसके बाद मेन एक्टिविटी क्या हो गई, उसमें प्लास्टर करना। बट बीच का जो टाइम है, क्यूरिंग टाइम, तो उतना टाइम जो है, तो ये ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज को हम बार चार्ट पे नहीं दिखा सकते, ये उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है कि लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल, कि हम डिटेलिंग ज्यादा कर नहीं सकते बार चार्ट में, मतलब सिर्फ मेजर एक्टिविटी को ही हम शो कर सकते बार चार्ट में। क्लियर है यहाँ तक के? सेकंड ड्रॉबैक ये है कि नो इंटर डिपेंडेंसी ऑफ एक्टिविटी, कि अगर सपोज आपकी एक एक्टिविटी खत्म हो रही है, उसके बाद में आप दूसरी एक्टिविटी को कर रहे हो, तो जो सेकंड एक्टिविटी है ना, लाइक प्लास्टर कब कर पाऊंगा, जब वहां पे वॉल खड़ी हो पाएगी, वॉल की क्यूरिंग टाइम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही मैं उस पर क्या करूंगा, प्लास्टर कर पाऊंगा। तो ये प्रॉपर एक दूसरे से लिंक है कि मैं प्लास्टर तभी कर पाऊंगा जब पहले की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो ये जो एक दूसरे के बीच में इंटरडिपेंडेंसी है, ये चीज हम बार चार्ट में पूरी तरीके से शो नहीं कर सकते, ये उसका सेकेंड ड्रॉबैक हुआ। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, कि अब ये क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी क्या है ये आपको आगे समझ में आएगा, बट अभी के लिए ये समझो कि जो तीसरा ड्रॉबैक है वो ये है कि नो डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। मतलब कौन सी ऐसी एक्टिविटी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा टाइम ले रही है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में, ये ऐसी एक्टिविटी को अलग से पॉइंट आउट करना वो पॉसिबल नहीं था बार चार्ट में। ठीक है, ये हो गया उसका थर्ड ड्रॉबैक। नेक्स्ट इज नॉट वैलिड फॉर R&D प्रोजेक्ट। R&D प्रोजेक्ट मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बार चार्ट जो है वो यूजफुल नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया उसके ड्रॉबैक्स। तो बार चार्ट क्या होता है, कैसा होता है, उसके बाद में उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या था यहाँ पे बार चार्ट के बाद में, सेकंड मेथड क्या था शेड्यूलिंग का,
माइलस्टोन चार्ट। माइलस्टोन चार्ट क्या बोलता है कि माइलस्टोन चार्ट इज द एडवांस वर्जन ऑफ बार चार्ट। बार चार्ट के बाद क्या आया था, माइलस्टोन चार्ट आया था। अब ऑब्वियस सी चीज है, अगर बाद में आया है तो बार चार्ट की काफी सारी चीजों को, काफी सारे ड्रॉबैक्स को वो क्या कर देगा, वहां पे ओवरकम करेगा। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है कि माइलस्टोन चार्ट जो था, सम ड्रॉबैक ऑफ बार चार्ट आर एलिमिनेटेड। बहुत से ऐसे ड्रॉबैक्स थे जो कि बार चार्ट में से ओवरकम हो जाते हैं ना। बार चार्ट के जो ड्रॉबैक है वो माइलस्टोन चार्ट में ओवरकम हो जाते हैं। लाइक कौन से वो ड्रॉबैक है कि अगर हम यहाँ पे सब एक्टिविटीज नहीं दिखा सकते थे बार चार्ट में, बट माइलस्टोन चार्ट में हम सब एक्टिविटीज काफी हद तक के दिखा सकते थे। ठीक है, तो आपके लिए बस यही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे बताऊंगा। तो अभी के लिए बस ये समझो कि आपके लिए बस यही इंपॉर्टेंट है, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, थेरी पार्ट और उसका ड्रॉबैक। देन उसके बाद क्या आया, तो माइलस्टोन चार्ट आया। माइलस्टोन चार्ट में क्या था, तो कुछ ड्रॉबैक्स जो थे बार चार्ट के वो ओवरकम हो गए थे। और वो ड्रॉबैक कैसे थे, लाइक सब एक्टिविटीज जो है हम यहाँ पे शो कर पाते हैं माइलस्टोन में, जो कि हम ड्रॉबैक में अपना बार चार्ट में नहीं कर पा रहे थे। देन थर्ड पॉइंट इज माइलस्टोन आर शोन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच सब एक्टिविटी। यानी कि क्या हो गया यहाँ पे कि जैसे ही आपकी एक एक्टिविटी खत्म हो रही है, एक सब एक्टिविटी खत्म हो रही है, तो वहां पे एक माइलस्टोन दिखाया जाता था कि हाँ एक माइलस्टोन पूरा हो गया, दैट इज माइलस्टोन चार्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड। नाउ अब आते हैं हम थर्ड मेथड में, दैट इज नेटवर्क टेक्निक या नेटवर्क एनालिसिस, जो कि है हमारे चैप्टर का नाम, जो कि है हमारा मेन पार्ट। ठीक है, ये सारी चीजें जो थी ये बैकग्राउंड था। इस चीज को समझने के लिए ये जानना काफी इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन इस पे भी फ्रेम होते हैं, बट अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे सिलेबस में, हमारे चैप्टर में लिखा है नेटवर्क एनालिसिस, तो जो कि है हमारा थर्ड मेथड ऑफ शेड्यूलिंग। किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करना है, मैनेज करना है या शेड्यूलिंग करना है, तो उसके लिए हमको ये तीन मेथड की जरूरत पड़ती है। थर्ड मेथड है नेटवर्क टेक्निक्स या नेटवर्क एनालिसिस। अब ये मेथड क्या होती है वो देखते हैं। अब ऑब्वियस ही चीज है कि ये थर्ड मेथड है, यानी पहले बार चार्ट आया, फिर माइलस्टोन चार्ट आया, फिर उसके बाद में हमने इसका और एडवांस वर्जन लाया, दैट इज नेटवर्क एनालिसिस। तो ये एडवांस वर्जन है, तो ऑब्वियस ही चीज है कि माइलस्टोन के अंदर के जो ड्रॉबैक थे या बार चार्ट के अंदर के जो ड्रॉबैक थे वो सारी चीजें वो ओवरकम कर देगा। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है कि इट इज द आउटकम ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ माइलस्टोन चार्ट। मतलब ये जो नेटवर्क टेक्निक है या नेटवर्क एनालिसिस है, ये एज अ आउटकम निकल के आया। माइलस्टोन की जो जो ड्रॉबैक थे उन सब में वर्क किया गया कि माइलस्टोन चार्ट में जो भी ड्रॉबैक है उस पर वर्क करने के बाद, उसमें सुधार करने के बाद में ही नेटवर्क टेक्निक से नेटवर्क एनालिसिस जो है वो डिजाइन की गई। ठीक है, अब क्योंकि ये माइलस्टोन के बाद आया तो माइलस्टोन के ड्रॉबैक भी कवर कर रहा है। सेकंड, ये क्या कर रहा है, जितने भी बार चार्ट के मेजर ड्रॉबैक थे वो भी सारी चीजें कवर कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक के। अब एग्जाम्पल क्या है, देखो अगर आप टाइटल पे जाओगे तो टाइटल क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क टेक्निक या नेटवर्क एनालिसिस। तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आती है। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए नेटवर्क एनालिसिस करना या नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बनाना मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक लूप तैयार कर रहे हैं। ठीक है, कि प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से लेकर प्रोजेक्ट की एंडिंग तक के कैसे करते हैं हम एक एक करके समझेंगे। बट नेटवर्क बना रहे हैं हम, तो हम जो नेटवर्क बना रहे हैं तो उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लाइक सीपीएम। सीपीएम क्या है, नेटवर्क टेक्निक है, नेटवर्क एनालिसिस, यानी किसी भी नेटवर्क की एनालिसिस करने के लिए जिन टेक्निक की जरूरत पड़ती है दैट इज सीपीएम। वही पर्ट, यूनेटिक्स, लेस, टॉप्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, नेटवर्क एनालिसिस करने के। बट इनमें जो मेजर टेक्निक है, ठीक है, वो मेजर टेक्निक है सीपीएम और पर्ट। और यही रीजन है कि हमको सीपीएम और पर्ट पढ़ना होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपको काफी सारी बुक्स में सीपीएम और पर्ट, बुक्स में भी क्यों, हम इंजीनियरिंग में भी जो पढ़ते हैं तो हमको सीपीएम और पर्ट पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि सीपीएम और पर्ट एक ऐसे बेसिक या ये एक फाउंडेशन है। इसके बाद के यूनेटिक्स, लेस, टॉप्स, ये सारी चीजें जो बनी है वो इसके बेसिस पे बनी है। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है सीपीएम और पर्ट को समझना। क्लियर है यहाँ तक के। तो सीपीएम और पर्ट जो है यही हमारा पार्ट 2 और पार्ट 3 रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए हो गया नेटवर्क टेक्निक के अंदर में कौन सी टेक्निक है, सीपीएम और पर्ट। सीपीएम और पर्ट क्या है, नेटवर्क टेक्निक है। नेटवर्क टेक्निक क्या है, इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ शेड्यूलिंग। क्लियर है यहाँ तक के। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट हमारा बोलता है इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन। अब सीपीएम और पर्ट को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सीपीएम और पर्ट पढ़ने के लिए, समझने के लिए, नेटवर्क टेक्निक को समझने के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहली चीज आती है आपकी इवेंट। किसी भी नेटवर्क डायग्राम में इवेंट क्या होता है, किसी भी नेटवर्क डायग्राम में एक्टिविटी क्या होती है, कितने टाइप की एक्टिविटी होती है, कितने टाइप के इवेंट होते हैं, इवेंट और एक्टिविटी में क्या फर्क है, ये सारी चीजें अगर हमको क्लियर नहीं है तो हमको ना सीपीएम समझेगा ना ही हमें पर्ट समझेगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे सबसे पहले इवेंट समझते हैं कि इवेंट क्या होता है। इवेंट क्या होता है, देखो
सपोज कि अगर पहले मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, उसके बाद आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, टेक्निकलिटीज उसके बाद देखेंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि फाउंडेशन बनाना है या फाउंडेशन का काम है, ठीक है, या फाउंडेशन हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है, तो फाउंडेशन बनाना है इज अ इवेंट। लेकिन फाउंडेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गड्ढा खोदना पड़ेगा, गड्ढा खोदने के बाद मुझे वहां बेस बनाना पड़ेगा, बेस बनाने के बाद मुझे वहां रेनफोर्समेंट डालना पड़ेगा, रेनफोर्समेंट डालने के बाद मुझे वहां कॉन्क्रीटिंग करना पड़ेगा, फिर वहां से फाउंडेशन रेडी होगा। तो ये सारी प्रोसेस है किस चीज के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए। तो फाउंडेशन बनाना इज द इवेंट, और ये सारी जो प्रोसेस कर रहे हैं हम, लाइक गड्ढा खोद रहे हैं इज एक एक्टिविटी, उसके बाद हम बेस बना रहे हैं दूसरी एक्टिविटी, उसके बाद हम रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं तीसरी एक्टिविटी, उसके बाद हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं चौथी एक्टिविटी। तो एक्टिविटीज को मिला करके ही इवेंट बनता है। तो आप दोनों के बीच डिफरेंशिएट कर पा रहे हो अच्छे से। इवेंट क्या होता है कि कोई भी चीज को लाइक मोटे तौर पे कि हाँ कंस्ट्रक्शन या फाउंडेशन बनाना, ठीक है, या सुपर स्ट्रक्चर बनाना, या कहीं का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना, या किसी चीज का बजट बनाना। अब बजट बनाने के लिए भी आपको सारे रिसोर्सेज पे पहले ध्यान देना होगा कि हाँ इक्विपमेंट के लिए मुझे क्या क्या कितने टाइप के इक्विपमेंट लग रहे हैं, उसका कितना चार्ज लगने वाला है, कितना रेंटल आएगा उनका, सारी चीजों को कैलकुलेट करना। तो ये सब उसके अंदर की प्रोसेस हो गई। बट अगर इवेंट की बात करूं तो बजट बनाना इज द इवेंट, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको इवेंट और एक्टिविटी के बीच का फर्क। एक्टिविटी इज द प्रोसेस, बस ऐसे समझ के रखो इसको। तो अगर मैं इवेंट के टेक्निकल टर्म में जाऊं तो इवेंट क्या होता है, इवेंट इज द स्टेज विच इंडिकेट स्टार्ट और फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी का स्टार्ट या एक्टिविटी को फिनिश करना। फिनिश एक्टिविटी की फिनिशिंग को क्या कहा जाता है, इवेंट कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा, डायग्राम से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए आप पहले इस चीज को पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं कि इवेंट क्या होता है। इवेंट इज द स्टेज विच इंडिकेट स्टार्ट और फिनिश ऑफ एक्टिविटी। मतलब ये हुआ कि इवेंट के अंदर एक्टिविटी आता है, एक्टिविटी के अंदर इवेंट नहीं आता है। क्लियर है यहां तक के? अब इट डज नॉट रिक्वायर रिसोर्स एंड टाइम, ऑब्वियसली चीज है, इवेंट को रिसोर्स और टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखा है, ये पॉइंट्स को मैंने सारा शॉर्ट आउट करके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखने के, वो पॉइंट्स लिखा है। तो अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट आप इसे कॉपी कर सकते हो, अपनी नोट्स बना सकते हो, आपको ये पॉइंट्स में ही क्वेश्चंस मिलेंगे पूरे पेपर में, ठीक है। तो इवेंट क्या हुआ, इवेंट इज द स्टेज विच इंडिकेट स्टार्ट और फिनिश ऑफ एक्टिविटी, इट डज नॉट रिक्वायर रिसोर्स एंड टाइम, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनी ज्योमेट्रिक फिगर। वो सर्कल भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट मोस्टली हम कैसे करते हैं, हम उसे सर्कल से करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से करते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इवेंट। अब इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नोड्स इन अ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में जो नोड्स होते हैं, ठीक है, मैं डायग्राम में बता रहा हूं आपको नोड्स क्या होता है, इवेंट क्या होता है, एक्टिविटी क्या होता है। तो इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नोड्स इन अ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में जो नोड्स होते हैं वह रिप्रेजेंट किस चीज को करते हैं, इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका डायग्राम समझ लेते हैं अपन, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि इवेंट क्या है और एक्टिविटी क्या है। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, सर्कल बनाया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा था आपको कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ज्योमेट्रिक फिगर। अब जरूरी नहीं कि ये सर्कल ही हो, ये स्क्वायर भी हो सकता है। मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो स्क्वायर भी कर सकता हूँ, बट अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो सारे स्क्वायर होंगे फिर वहां पे, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये रूल है, ये रूल है नेटवर्क बनाने का, ठीक है। तो जनरली हम कैसे करते हैं, मोस्टली इस चीज को हम सर्कल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, अब मैं कहता हूं कि ये नंबरिंग कर दिया हूं मैंने, ठीक है, ये मैंने नंबरिंग कर दिया हूं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा इवेंट क्या है। तो देखो ये जो है ना 1 लिखा है, तो ये 1 क्या है, ये एक इवेंट है। ये क्या है, ये एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है। तो ये जो मैंने सर्कल दिखाया आपको, सर्कल से जो शो कर रहा हूं, तो ये क्या है, एक इवेंट है, ठीक है। अब उसके अंदर आप एक एक पॉइंट्स पढ़ोगे, स्टेज विच इंडिकेट स्टार्ट और फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी। ये हो गया इवेंट, ठीक है, ये क्या है, इवेंट है। ये क्या है, एरोज जो है ये सारे एक्टिविटी कहलाते हैं। क्या है ये, एक्टिविटी। ये एरो कहलाते हैं एक्टिविटी। ये जो सर्कल है ये कहलाता है इवेंट। इसे ही कहा जाता है नोड। नोड का मतलब क्या होता है, जंक्शन को हम नोड बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल में भी देखे होंगे आपने, या कहीं और भी नोड टर्म यूज किया होगा। तो किसी भी चीज के जंक्शन को हम नोड कहते हैं। तो देखो यहाँ पे जंक्शन हो रहा है, ये 2 एरो के बीच का पॉइंट, दैट इज
इवेंट, और इवेंट को ही क्या कहा जाता है, नोड। तो किसी भी नोड की अगर हम बात करें तो नोड क्या रिप्रेजेंट करता है, इवेंट। नोड क्या रिप्रेजेंट करता है, इवेंट। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्टिविटी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इवेंट इज अ स्टेज विच इंडिकेट स्टार्ट और फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी, यानी कि इवेंट एक ये स्टेज है जो कि किसी भी एक्टिविटी का स्टार्ट, यहां से ये एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, और इसी पॉइंट पे क्या हो रही है, ये वाली एक्टिविटी क्या हो रही है, एंड हो रही है। तो वही चीज मैंने यहां लिखा है कि इवेंट इज अ स्टेज विच इंडिकेट स्टार्ट और फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी, या तो स्टार्ट बोलो या तो फिनिश बोलो, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर रिसोर्स एंड टाइम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनी ज्योमेट्रिक फिगर। ये हो गई बात। अब यहां पे आते हैं कि कितने टाइप के इवेंट्स होते हैं। सबसे पहली चीज तो आप किसी भी डायग्राम को अगर अब इसके आगे देखोगे तो आपको इस नजरिए से देखना है कि ये जो नोड बने हुए हैं ये क्या है, इवेंट है। ये जो एरो बने हुए ये एरो क्या है, एक्टिविटी है। क्लियर है यहां तक के। अब हम क्योंकि इवेंट की बात कर रहे हैं इसलिए मैं इवेंट को पहले कंप्लीट करता हूं कि इवेंट्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला टेल इवेंट, जिसे कहा जाता है स्टार्ट इवेंट। तो देखो किसी भी अगर आप नेटवर्क की बात करोगे तो मैंने यहाँ पे एरो सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिया हूं, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिख रहा है, ये मैंने एरो बनाया हूं, ये भी मैंने एरो बनाया हूं। ये सारे एरो किस तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम 1 to 6, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कभी भी नेटवर्क हम जब बनाते हैं तो नेटवर्क का सारी चीजें हम कहां से कवर करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो सारी प्रोसेस हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। तो क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज हमारा, ये क्या हो गया, हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा हेड कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, हमारा टेल। टेल का मतलब क्या होता है, पूंछी होती है, ठीक है, किसी भी जानवर का टेल। टेल चीज क्या होती है, टेल टर्म किसके लिए यूज करते हैं, पूंछ के लिए। पूंछ यानी कि हमारा बैक साइड, और हेड मतलब हमारा फ्रंट साइड। तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो इस डायग्राम में ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा हमारा हेड, और ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा हमारा टेल। क्लियर है, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। अगर यही चीज अगर मैं राइट टू लेफ्ट की बात करता तब ये कहलाता हमारा हेड और ये कहलाता हमारा टेल, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर है यहां तक के। बाइक का एग्जांपल ले लो, कार का एग्जांपल ले लो, हेडलाइट और टेल लाइट। हेडलाइट को हेडलाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सामने की तरफ जा रहा है, ठीक है। और पीछे में क्या होता है, टेल लाइट। टेल लाइट हमेशा पीछे होती है। तो हम यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसीलिए ये कहलाएगा आपका हेड, ये कहलाएगा आपका टेल। यहां तक क्लियर है। अब हम समझते हैं इवेंट के टाइप्स। तो पहला क्या टाइप है, टेल इवेंट, जिसे हम कहते हैं स्टार्ट इवेंट। अब मैंने क्योंकि आपको बताया ये क्या है, दिस इज टेल साइड, और ये क्या है, हेड, ठीक है। पहला टाइप क्या है, टेल इवेंट। टेल इवेंट क्या होता है, टेल इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें से सिर्फ आउटगोइंग एरोज होते हैं, ठीक है। यानी आपको पहला टाइप अगर मैं टेल इवेंट की बात करूं तो टेल इवेंट इनमें क्या हुआ, टेल इवेंट दिस फर्स्ट, यानी कि टेल इवेंट को क्या कहा जाता है, स्टार्ट इवेंट। यानी कोई भी इवेंट जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्टिंग इवेंट को क्या कहा जाता है, टेल इवेंट। तो मैं इसे टेल इवेंट कहूं या इसे ही मैं स्टार्ट इवेंट कहूं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा डायग्राम स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। पूरा डायग्राम कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, इसीलिए यही होगा स्टार्ट इवेंट, ठीक है, और यही कहलाएगा टेल इवेंट। अब क्योंकि मैं 6 अगर इस इवेंट की बात करूं, ठीक है, अभी मैं सिर्फ 1 की बात कर रहा था, अब मैं बात करूंगा 6 की, ठीक है। तो ये जो इवेंट है ये इवेंट क्या कहलाएगा, हेड इवेंट। क्यों, क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, हेड इवेंट। और इसे ही हम क्या कहेंगे, हेड इवेंट को क्या कहते हैं, फाइनल इवेंट, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जा रहा है। आपका प्रोजेक्ट 1 से शुरू हुआ और प्रोजेक्ट एंड हो रहा है 6 पे, यानी यहां से शुरू होकर यहाँ पे एंड हो रहा है, इसीलिए हेड इवेंट को ही क्या कहा जाता है, फाइनल इवेंट, ठीक है। इसे ही क्या कहा जाता है, फाइनल इवेंट। मतलब समझ में आया आपको कि पहला जो टाइप है दैट इज टेल इवेंट। टेल इवेंट को ही कहा जाता है स्टार्ट इवेंट। और यहाँ पे आपको जो एक पॉइंट ध्यान में रखना है जिसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि टेल इवेंट में से सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग एरोज होंगे। आउटगोइंग का मतलब यानी इवेंट से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये इवेंट से बाहर की तरफ जा रहा है एरो, ये भी इवेंट से बाहर की तरफ जा रहा है। क्या इस इवेंट में कोई इनकमिंग एरो है, कोई एरो दिया है जो कि यहाँ पे आ रहा है, नहीं दिया है ना, क्योंकि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो टेल इवेंट की ये खासियत होती है कि टेल इवेंट से सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग एरोज होते हैं, ठीक है। टेल इवेंट में कोई भी इनकमिंग एरो नहीं होंगे। तो मैं टेल इवेंट कहूं या फिर स्टार्ट इवेंट कहूं, उनमें से आउटगोइंग एरोज ही निकलते हैं। क्लियर है यहां तक। सिमिलरली अगर जब मैं हेड इवेंट की बात करूं तो हेड इवेंट में सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग एरोज होते हैं। हेड इवेंट में सिर्फ इनकमिंग एरोज होते हैं।
क्या हेड इवेंट में से या फाइनल इवेंट में से कोई भी एरो है जो बाहर जा रहा है? नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग एरोज है। तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे आता है हमारा थर्ड टाइप, दैट इज डुअल रोल इवेंट। मतलब ये हुआ कि इस नेटवर्क में ये क्या था हमारा स्टार्ट इवेंट, ये क्या था हमारा फिनिश इवेंट, इसी के इसे कहते हैं हमने टेल इवेंट और इसे कहते हैं हेड इवेंट। अब इसके बाद में जो ये 4 इवेंट बच रहे हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो टेल इवेंट और हेड इवेंट को छोड़ के जितने भी इवेंट बचते हैं इन्हें कहा जाता है डुअल रोल इवेंट। क्या कहते हैं इन्हें? सबको क्या बोलते हैं? ड्यूअल रोल इवेंट। ड्यूअल रोल इवेंट का मतलब ये होता है कि इसमें इनकमिंग एरो भी होंगे, इसी में आउटगोइंग एरो भी होंगे, इसीलिए इसे ड्यूअल रोल कहते हैं। ठीक है, तो ड्यूअल रोल इवेंट में बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों एरो होंगे, और टेल इवेंट और हेड इवेंट को छोड़ के जितने भी इवेंट बचते हैं वो सारे होते हैं ड्यूअल रोल इवेंट। नेक्स्ट क्या होता है? सक्सेसर इवेंट। सक्सेसर इवेंट क्या होता है कि अगर मैं सेकेंड इवेंट की बात करूं, मतलब मैं इस इवेंट की बात कर रहा हूं, तो इस इवेंट का सक्सेसर इवेंट यानी बाद का इवेंट। सक्सेसर यानी क्या होता है? सक्सेसर इवेंट होता है बाद का इवेंट, और प्रीडेसेसर इवेंट क्या होता है? पीछे का इवेंट। ठीक है, तो अगर मैं सेकेंड को अगर मैं मानूं तो ये जो सेकेंड इवेंट है इसका सक्सेसर इवेंट क्या होगा? 5। ठीक है, क्योंकि सेकेंड से हम 5 पे जा रहे हैं, और इसका प्रीडेसेसर इवेंट क्या होगा? 1। क्लियर है यहाँ तक के? यानी कि देखो, मैं अगर इस इवेंट की बात करूं तो 2 का सक्सेसर इवेंट होगा 5 और 2 का ही सक्सेसर इवेंट होगा 3, क्योंकि 2 में से 2 आउटगोइंग एरो आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक के? 2 में से 2 आउटगोइंग एरो आ रहे हैं। अगर सपोज कि ये वाला एरो नहीं होता, ये एरो नहीं होता, तो 2 में से बाहर निकलने वाला सिर्फ एक ही एरो है, इसीलिए 2 का सक्सेसर इवेंट सिर्फ 5 होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 का सक्सेसर इवेंट क्या है? 6 है, लेकिन 5 का सक्सेसर इवेंट 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो 4 का जो एरो है वो इनकमिंग एरो है। इस पे समझ में आ रही है बात? सक्सेसर वर्ड का मतलब होता है आगे का, और प्रीडेसेसर का वर्ड का मतलब होता है पीछे का। ठीक है, तो आगे का मतलब 5 का आगे का इवेंट कौन सा हुआ? जो 5 से 6 पे जा रहा है, दैट इज 6। ठीक है, लेकिन 5 से अगर मैं 4 की बात करूं तो ये एरो देखो, इस पे इनकमिंग एरो है। ठीक है, तो ये 4 क्या कहलाएगा? उसका प्रीडेसेसर इवेंट, नॉट सक्सेसर इवेंट। ठीक है, तो 4 अगर मैं बात करूं तो 4 क्या कहलाएगा? प्रीडेसेसर इवेंट, और 6 का कहलाएगा सक्सेसर इवेंट। वहीं पे अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 का सक्सेसर इवेंट इज 5 और 4 का प्रीडेसेसर इवेंट इज 3। तो प्रीडेसेसर क्या होता है? पीछे का, और सक्सेसर क्या होता है? आगे का। क्लियर है यहाँ तक के? ये हो गया आपके इवेंट और उसके टाइप्स। सिमिलरली एक्टिविटी, जैसे कि हमने इवेंट देखा वैसे ही एक्टिविटी होती है। मैंने वहां एक्सप्लेन कर दिया था कि एक्टिविटी क्या होता है, तो वही चीज यहाँ पे है कि स्पेसिफिक टास्क ऑफ अ प्रोजेक्ट विच रिक्वायर टाइम एंड रिसोर्सेज। इवेंट में मैंने क्या कहा था कि इवेंट एक ऐसी स्टेज होती है जिसको टाइम और रिसोर्सेज दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक्टिविटी को टाइम और रिसोर्सेज दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एक्टिविटी को टाइम भी लगेगा, रिसोर्स भी लगेगा। सेकंड, अब ये टाइम और रिसोर्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि टाइम लगेगा, रिसोर्स लगेगा, जो बोल रहा हूँ क्या है? तो किसी भी एक्टिविटी को अगर मुझे करना है, अगर मुझे कहीं पे एक्सकवेशन करना है, तो मुझे एक्सकवेशन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम तो लगेगा कि हाँ इतने दिन लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस गड्ढे को खोदना है तो 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, दैट इज टाइम। ठीक है, तो उस चीज को टाइम लग रहा है। देन रिसोर्सेज भी लगेंगे कि मुझे अगर सपोज कोई इक्विपमेंट लग रहा है उसको डगअप करने के लिए, ठीक है, या फिर अगर मुझे कोई वहां पे एक्स लग रहा है, जो भी चीजें लग रही है, तो दैट इज रिसोर्सेज भी लग रहा है। ठीक है, तो किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए टाइम और रिसोर्सेज दोनों की जरूरत पड़ती है, बट इवेंट को करने के लिए टाइम की और रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये होता है सबसे बड़ा डिफरेंस। देन मैंने डायग्राम से समझाया था आपको, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ये 2 इवेंट है, ठीक है, 2 इवेंट के बीच में जो एरो है वो एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्टिविटी। तो ये 2 इवेंट के बीच का एरो इज एक्टिविटी, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। नेक्स्ट, जैसे कि हमने इवेंट में टाइप्स ऑफ इवेंट देखे, वैसे ही एक्टिविटी के अंदर भी टाइप्स ऑफ एक्टिविटी होती है। पहला हो गया पैरेलल एक्टिविटी। पैरेलल एक्टिविटी यानी क्या होता है कि सपोज, चलो ये समझ लेते हैं कि पैरेलल एक्टिविटी क्या होता है? कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब कि एक ही टाइम पे 2 एक्टिविटी होगी, अगर हो रही है और दोनों एक्टिविटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो उस एक्टिविटी को कहा जाता है पैरेलल एक्टिविटी। मतलब डायग्राम से समझो कि सपोज ये नंबर 1 जो है ये एक पहला इवेंट है, इस इवेंट में से 2 एरो निकल रहे हैं, मतलब क्या है? इस इवेंट में से 2 एक्टिविटी हो रही है। अब ये दोनों ही एक्टिविटी साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही समय पे हो रही है। ठीक है, एक ही समय पे हो रही है, मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे
ये एक इवेंट है, ठीक है, इसमें से ये निकल रहा है, एट द सेम टाइम ये भी निकल रहा है, मतलब ये ए एक्टिविटी और बी एक्टिविटी दोनों सेम टाइम पे हो रही है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पैरेलल एक्टिविटी। सेकंड कंडीशन क्या थी पैरेलल एक्टिविटी की, कि वो सेम टाइम पे तो हो रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली तो हो रहा है, साथ ही में दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ए एक्टिविटी तभी चालू होगी या तभी खत्म होगी जब बी एक्टिविटी होगी, मतलब कि अगर बी एक्टिविटी हो रही है तभी ए एक्टिविटी होगी, ऐसा है क्या, नहीं। जैसे कि यहाँ पे ए एक्टिविटी कंप्लीट होगी तभी डी एक्टिविटी होगी, समझो फर्क। ये डी एक्टिविटी कब होगी, जब ए एक्टिविटी फिनिश होगी, मतलब जब यहां से यहां पहुंच जाएंगे तभी तो यहां से यहां पहुंचेंगे, मतलब डी एक्टिविटी किस पे डिपेंड है, ए एक्टिविटी पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या, ए और बी के बीच, नहीं, ये दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रही है और दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, मतलब एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी दोनों को क्या कहा जाएगा, दोनों को कहा जाएगा पैरेलल एक्टिविटी। क्लियर है यहाँ तक के। सेकंड आते हैं हम सक्सेसर एक्टिविटी, जो चीज मैंने वहां बताया, जहां सक्सेसर वर्ड आया वहां पे मतलब ये होता है कि आगे वाला, और प्रीडेसेसर आया यानी कि पीछे वाला। क्लियर है यहाँ तक। तो सक्सेसर एक्टिविटी अगर यहां से बताऊं तो डी इज अ सक्सेसर एक्टिविटी ऑफ ए। डी जो है वो सक्सेसर एक्टिविटी है किसकी, ए की, मतलब ए कंप्लीट होगा तभी डी आएगा। क्लियर है यहां तक के। वैसे ही सी इज द सक्सेसर एक्टिविटी ऑफ बी, जब तक बी कंप्लीट नहीं होता तब तक सी नहीं आ सकता, इसीलिए सी क्या होगा, सी इज द सक्सेसर एक्टिविटी ऑफ बी। तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है कि पैरेलल एक्टिविटी में जैसे दो एक्टिविटी के बीच में डिपेंडेंसी नहीं होती है, वैसे ही सक्सेसर एक्टिविटी में दो एक्टिविटी के बीच में डिपेंडेंसी होती है। कैसे होती है, जब तक बी खत्म नहीं होगा तब तक सी चालू नहीं हो सकता, जब तक ए खत्म नहीं होगा तब तक डी चालू नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है यहां से। तो सक्सेसर एक्टिविटी ये होता है। देन प्रीडेसेसर एक्टिविटी क्या होता है, वही पिछला, कि ए एक्टिविटी इज द प्रीडिसेसर ऑफ डी, यानी कि ए क्या हो गया, डी के पहले की एक्टिविटी हो गई, तो ए एक्टिविटी इज द प्रीडिसेसर ऑफ डी। वैसे ही बी इज द प्रीडिसेसर ऑफ सी। समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एक्सरसाइज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एस्पिरेंट्स पाठशाला में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये सक्सेसर प्रीडिसेसर क्या होता है, कैसे उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है, मैं वहां पे अपने टेलीग्राम चैनल में उसका पीडीएफ डाल दूंगा। नेक्स्ट आता है आपका डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी क्या होता है ना, कि डमी एक्टिविटी नाम से ही समझ में आ रहा है आपका, जो चीज डमी है मतलब किसी काम की नहीं है, तो डमी एक्टिविटी किसी काम की नहीं होती है, इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। सेकंड चीज जो आपको ध्यान में रखना है, पहली की ये किसी काम की नहीं होती है, सेकंड कि ये डॉटेड लाइन से शो होती है। अब सवाल ये आता है अगर ये किसी काम की नहीं है तो इसे यूज क्यों करते हैं, तो इसको यूज इसीलिए करते हैं टू बिल्ड ए लॉजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, ये वर्ड ध्यान में रखना, टू बिल्ड ए लॉजिकल रिलेशनशिप। लॉजिकल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि सपोज आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो मैंने नेटवर्क डायग्राम बनाया है, तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि किसी भी नेटवर्क डायग्राम को बनाने के लिए आपको एक क्लोज लूप बनना चाहिए, एक क्लोज लूप बनना चाहिए। जैसे ये क्लोज बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर सपोज यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो ये फर्स्ट इवेंट में से एक आउटगोइंग एरो है, सेकंड आउटगोइंग एरो है, मतलब एक ये एक्टिविटी एक ये एक्टिविटी है, ठीक है। लेकिन ये इस तरीके से अगर आपको नेटवर्क है तो क्या ये नेटवर्क कंप्लीट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, और मैंने बताया था कि नेटवर्क आपका क्लोज होना चाहिए। तो क्या ये नेटवर्क क्लोज है, नहीं है, तो ये लॉजिकली करेक्ट नहीं है। तो मुझे अगर इसे लॉजिकली करेक्ट प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डॉटेड लाइन से डमी एक्टिविटी बना दूंगा। तो इस डमी एक्टिविटी का वैसे तो कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे एक लॉजिकल रिलेशनशिप बना रहा है और अब जाके ये नेटवर्क जो है वो कंप्लीट हुआ है। समझ में आ रहा है डमी एक्टिविटी का मतलब। तो डमी एक्टिविटी इज टू डेवलप लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल रिलेशनशिप एंड इट डज नॉट रिक्वायर टाइम एंड रिसोर्सेज। सिमिलरली इसको भी टाइम और रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होता है कि डमी एक्टिविटी को टाइम और रिसोर्सेज लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो डमी एक्टिविटी को टाइम और रिसोर्सेज नहीं लगते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रूल ऑफ नेटवर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया इवेंट, एक्टिविटी, प्रीडिसेसर, सक्सेसर, ये सारी चीजें जो बताया है। तो अब क्या होता है कि किसी भी नेटवर्क को अगर हमें बनाना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हमको वो देखना जरूरी है। सबसे पहला रूल सिंपल है, समझ आ जाएगा आपको। पहला रूल बोलता है देयर कैन बी ओनली वन इनिशियल एंड फाइनल इवेंट। वही चीज मैंने आपको बताया था, देयर कैन बी ओनली वन इनिशियल एंड वन फाइनल इवेंट। किसी भी नेटवर्क में एक से ज्यादा इनिशियल और फाइनल इवेंट नहीं होंगे, ऑब्वियस चीजें नहीं होंगे। इनिशियल एक ही होगा, फाइनल एक ही होगा, इसके बीच के जितने भी होंगे वो सब क्या कहलाएंगे,
ड्यूअल जब भी बताया ना ड्यूअल इवेंट, तो इवेंट एक इनिशियल होगा एक फाइनल होगा, ये पहला रूल हो गया इसका कि सिर्फ एक ही इनिशियल और एक ही फाइनल होना चाहिए। सेकंड रूल बोलता है एन इवेंट ऑकर्स अनलेस ऑल प्रीसीडिंग एक्टिविटी आर कंप्लीटेड, जब तक के पहले की, मतलब अगर मुझे इस इवेंट को कंप्लीट करना है, मतलब इस इवेंट को लॉन्च करना है, तो इस इवेंट के पहले मुझे उसके पहले की एक्टिविटीज कंप्लीट चाहिए। जब तक कि ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी ये इवेंट नहीं आ सकता। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि एन इवेंट ऑकर्स अनलेस ऑल प्रीसीडिंग एक्टिविटी, प्रीसीडिंग यानी पहले की एक्टिविटी, यानी पिछली एक्टिविटी कंप्लीट होगी तभी आगे का इवेंट आएगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड रूल, ठीक है। फिर उसके बाद एन इवेंट कैन नॉट ऑकर ट्वाइस, एक ही इवेंट दो बार नहीं हो सकता, ठीक है, एक इवेंट एक ही बार आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जो नंबरिंग दे रहा हूँ, कहीं पे भी आपको ऐसा दिखा क्या कि मैंने नंबर 2 दो बार लिखा है या नंबर 3 दो बार लिखा है? मैंने क्या किया 1 2 3 4, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा है क्या 1 2 2 2 4, कहीं नहीं लिखा है ना, तो एक इवेंट एक ही बार आएगा, ठीक है, हर इवेंट एक दूसरे से अलग होते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो एन इवेंट कैन नॉट ऑकर ट्वाइस। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिविटी, नंबर ऑफ एरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिविटी, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 4 एरो है, ठीक है, और 4 ही एक्टिविटी होगी। क्यों ये चीज ऐसी क्यों हो रही है, नंबर ऑफ एरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिविटी, क्यों? क्योंकि एरो से ही हम एक्टिविटी को शो करते, रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया ना कि एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्टिविटी, इसलिए नंबर ऑफ एरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिविटी होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक के? नेक्स्ट इज टाइम शुड ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वही चीज जो मैंने आपको बताया था, किसी भी नेटवर्क में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो वही चीज उसने बोला टाइम शुड ऑलवेज बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कि सपोज इस इवेंट के बाद इस एक्टिविटी को 2 दिन लग रहे हैं, इसको 2 दिन लग रहे हैं, ठीक है, तो अगर सपोज इसको 2 लग रहे हैं, इसको 2 लग रहे हैं, मतलब टोटल कितना हो गया 4, समझ में आ रहा है? तो मैं स्टार्ट यहां से कर रहा हूं तो टाइमिंग भी यहां से गिनूंगा, तो ये पूरा शब्दों का खेल है। अगर मैं टाइमिंग लेफ्ट से गिन रहा हूं इसका मतलब प्रोजेक्ट भी लेफ्ट से ही चालू हो रहा है ना, तो पहले फाउंडेशन बन रहा है, फिर फाउंडेशन के बाद सुपर स्ट्रक्चर बन रहा है, तो मैं लेफ्ट टू राइट ही जा रहा हूं। क्लियर है यहां तक के? देन 6th रूल क्या बोलता है, एरो शुड नॉट क्रॉस ईच अदर एंड इफ रिक्वायर्ड देन ब्रिज इट। ये ध्यान से देखो और समझो। सपोज ये है, ठीक है, नेटवर्क, अब इसमें ये इवेंट से ये इवेंट पे सपोज मैंने एक एक्टिविटी दिखा दिया और इस इवेंट से इस इवेंट पे मैंने एक एक्टिविटी दिखा दिया, तो ये जो नेटवर्क है ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। 2 एक्टिविटी या 2 एरो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, वही चीज यहाँ लिखी है, एरो शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। और अगर ऐसा जरूरी है कि अगर आपको ऐसी जरूरत पड़ रही है कि हाँ ये एक्टिविटी बिना इसके कंप्लीट नहीं हो सकती है, तो आपको इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, तो इन सच केस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रिज बनाना पड़ेगा। ब्रिज का मतलब एक एक्टिविटी ऐसी होगी और जो दूसरी है उसको ऐसा बताओ, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से वो क्रॉस नहीं हो रही है। दिस इज द राइट वे टू इंडिकेट दैट एक्टिविटी, ठीक है। तो किसी भी एक्टिविटी को अगर आपको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे से क्रॉस नहीं कर सकते। समझ में आया यहाँ तक के? तो ये हो गया आपका 6th रूल। नेक्स्ट आता है आपका फल्करसन रूल ऑफ नंबरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अगर मुझे किसी भी नेटवर्क में अगर नंबरिंग करना है, किसी भी नेटवर्क में अगर मुझे नंबरिंग करना है इवेंट्स को, तो उसके लिए कौन सा रूल होता है? तो उसके लिए कौन सा रूल होता है? फल्करसन रूल होता है, ठीक है। तो फल्करसन रूल ऑफ नंबरिंग, ये रूल क्या बोलता है? सिर्फ 2 बार। अगर आप इसको बुक्स में देखोगे, किसी भी बुक को रिफर करते होंगे, अगर आप किसी भी बुक में देखोगे, नोट्स में देखोगे, आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जिसमें बहुत टिपिकल टाइप की थ्योरी लिखी हुई है। उसको सबको शॉर्ट आउट करके मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा है। बस आपको फल्करसन रूल को फॉलो करने के लिए 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, नंबर दैट इवेंट फर्स्ट विच कैरी ओनली आउटगोइंग एरो नॉट इनकमिंग एरो। मतलब कि किसी भी इवेंट को, मतलब अगर मुझे नंबर करना है तो पहले नंबरिंग उस इवेंट को करो जिसमें से सिर्फ आउटगोइंग एरो जा रहे हैं, नो इनकमिंग एरो। मतलब उस इवेंट को पहला नंबर दो जिसमें से सिर्फ आउटगोइंग एरोज निकल रहे हैं, मतलब उस इवेंट में एक भी इनकमिंग एरोज नहीं होने चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है रूल? सेकंड रूल इज आफ्टर नंबर दैट इवेंट डिलीट ऑल आउटगोइंग एरो एंड कंसिडर द नेक्स्ट नोड, ठीक है। यानी कि अगर आपका नंबरिंग करके हो जा रहा है उस इवेंट को, तो उस इवेंट के बाद उस इवेंट में से निकलने वाले सारे आउटगोइंग एरो को इग्नोर करो, उसको कंसिडर मत करो और अगले नोड पे जाओ, ठीक है। 2 बात। पहली बात क्या बताया मैंने? सिर्फ और सिर्फ पहले उस इवेंट को नंबर करो जिसमें से सिर्फ आउटगोइंग एरो निकल रहे हैं। दूसरी बात, जब आप उस इवेंट को नंबर कर दोगे तो उसको इग्नोर करो और आगे के नोड पे जाओ। समझ में आया? एग्जांपल से लेते हैं। सपोज कि अगर ये आपके पास नेटवर्क है, इसमें मुझे नंबरिंग करना है। नंबरिंग में मैं इसको फर्स्ट दूं, इसको फर्स्ट दूं, किसको फर्स्ट दूं, कहां से स्टार्ट करूं?
ठीक है, तो पहला रूल मैंने क्या बताया, उस इवेंट को दो जो इसमें से सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग एरो निकल रहे हैं। अगर मैं इस इवेंट की बात करूं तो देखो इसमें से एक आउटगोइंग एरो ये है, एक आउटगोइंग एरो ये है, बट ये एक इनकमिंग आ जा रहा है, आ रहा है। वैसे ही इसमें भी ये इनकमिंग आ रहा है, इसमें ये इनकमिंग आ जा रहा है, इसमें ये इनकमिंग, तो सब में एक ना एक इनकमिंग एरो आ रहा है एक्सेप्ट दिस इवेंट। इस इवेंट में क्या कोई इनकमिंग एरो आ रहा है? नहीं, इसमें से सिर्फ दो आउटगोइंग एरो निकल रहे हैं। इसका मतलब मुझे नंबर 1 किसको देना है? इस इवेंट को देना है। दिस इज नंबर 1। सेकेंड रूल क्या बताया मैंने, जब मैं इस इवेंट को नंबर 1 दे दूं उसके बाद में इस इवेंट को और इसमें से निकलने वाले आउटगोइंग एरोस को भूल जाओ। तो सपोज मैंने इसको इवेंट में मतलब ये इवेंट को नंबर 1 किया, इसमें से 2 एरो निकल रहे हैं, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे के नोड में जब जा रहा हूं तो अब मुझे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 नोड दिख रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से एरोस दिख रहे हैं, वापस से सेम रूल अप्लाई करना है। अब मैं उस इवेंट को पहले नंबर करूंगा जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग एरो निकल रहे हैं। अगर मैं इस इवेंट की बात करूं तो देखो एक आउटगोइंग ये निकल रहा है, लेकिन ये एक इनकमिंग आ रहा है, ठीक है। इसमें एक इनकमिंग एरो आ रहा है, इसमें से एक आउटगोइंग जा रहा है, तो मैं इसको नंबर नहीं दूंगा। इस इवेंट में देखूंगा तो ये देखो ये एक निकल रहा है आउटगोइंग, ये एक निकल रहा है आउटगोइंग, कोई इनकमिंग आ रहा है क्या? नहीं। अब आप ये मत बोलना ये आ रहा है, मैंने क्या बताया, इसको इग्नोर करना है, इसको भूल जाओ। तो उस हिसाब से ये क्या होगा, पहले मेरे को किस इवेंट को नंबर करना है? इस इवेंट को करना है। तो जब मैंने इसको 1 दे रखा है तो इसको क्या दूंगा मैं? 2, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, यानी ये भी गया ये भी गया। अब क्या बचा है मेरे पास में? ये इवेंट बचा है, इसमें से एक निकल रहा है एरो, नो इनकमिंग एरो सिर्फ, क्योंकि इसमें से जो आउटगोइंग थे इसको भूल गए अपन, तो ये हो गया 3, ये 3 हो गया। अब इसको भी भूल जाओ, यानी इतनी पूरी पिक्चर हट गई। अब बचे सिर्फ ये 3 इवेंट। अब इस इवेंट में कौन सा इवेंट है जिसमें से सिर्फ आउटगोइंग निकल रहा है? इस इवेंट में से सिर्फ आउटगोइंग निकल रहा है, दिस इज 4। अब इसको भूल जाओ। अब इसकी बार आएंगी तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे नंबरिंग की जाती है। तो आपको ये वैसे इंजीनियरिंग में डिस्क्रिप्टिव टाइप में काम आएगा, बट क्योंकि हमारा एमसीक्यू एग्जाम है तो आपको नंबरिंग करने नहीं बोलेगा। वहां पे ये पूछ सकते हैं कि कौन सी मेथड यूज होती है नंबरिंग के लिए, तो कौन सी यूज होती है? फर्गसन रूल, ठीक है। नेक्स्ट है एरर इन नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में एरर कितने टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं? बेसिकली 3 टाइप के एरर होते हैं। पहला लूपिंग एरर, नाम से समझ में आ रहा है क्या बन रहा है वहां पे? लूप। लूप का मतलब क्या होता है? जहां से आपकी कहानी चालू हुई है वहीं से वो कहानी, मतलब जहां से शुरू खत्म भी वहीं पे हो रही है, मतलब वहां पे क्या हो गया? कंटिन्यू एक पाथ बन गया, रूल लूप बन गया है वहां पे, ठीक है। लूप बन गया है, वो चीज नहीं बननी चाहिए। अगर आप किसी भी नेटवर्क को देखो, इस नेटवर्क को देखोगे तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे लूप बन रहा है क्या? नहीं। ये इवेंट यहाँ से एरो इस पे गया, इससे इस पे गया, इससे इस पे गया, खत्म। यहाँ से भी देखोगे तो इससे इस पे गया, यहाँ से यहाँ खत्म। यहाँ से भी देखोगे तो ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ये ऊपर गया और ये खत्म। कहीं पे भी वो पलट के वापस आ रहा है क्या? 1 पे नहीं आ रहा है। अगर वो चीज पलट के वापस आ रही है तो वो कहलाएगा लूपिंग एरर। जैसे कि इसमें हो रहा है कि आपके पास ये एक इवेंट है, ये जा रहा है इस पे, ये जा रहा है इस पे, वापस ये पलट के आ जा रहा है इस पे, तो ये चीज तो कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहेगी ना, एक लूप लग गया वहां पे, इसलिए इस एरर को कहा जाता है लूपिंग एरर। सेकेंड एरर जो होता है डैंगलिंग एरर। डैंगलिंग एरर का मतलब ये होता है कि मैंने आपको बताया किसी भी इवेंट में किसी भी नेटवर्क में सारे इवेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हर इवेंट का अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो जैसे कि ये इवेंट से ये एरो निकल रहा है, ये इवेंट पे गया, यहाँ से इस पे गया, इस पे गया, यहाँ से इस पे गया, लेकिन ये जो इवेंट है इस पे ना तो कोई यहाँ से अगर सपोज ये चीज ऐसे होती तो मैं इसको करेक्ट बोलता, ठीक है, कोई एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो ये एरो दिए हुए नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि इस इवेंट का कोई इंपॉर्टेंस है क्या? कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ऐसे टाइप के डायग्राम को, ऐसे टाइप के इवेंट को कौन सा एरर कहा जाता है? डैंगलिंग एरर। डैंगलिंग एरर में एक आपका इवेंट ऐसा होगा जो कि जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ठीक है, मतलब ये कंप्लीट नहीं कर रहा है लूप को, नेटवर्क तो इतने में ही कंप्लीट हो गया, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, दैट इज प्रोजेक्ट कंप्लीट। लेकिन ये जो है इसमें तो कोई सीन ही समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे इनकमिंग तो है, आउटगोइंग है क्या? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये ध्यान रखना होता है किसी भी नेटवर्क में कि एटलीस्ट एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग एरर हर इवेंट में होना चाहिए। सॉरी, एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग एरो, ठीक है, एक्टिविटी हर नेटवर्क में, हर इवेंट में होनी चाहिए। किसी भी नेटवर्क, इस नेटवर्क में देख लो, हर इवेंट में एटलीस्ट एक इनकमिंग है, एक आउटगोइंग है, यहाँ पे भी एक इनकमिंग है, एक आउटगोइंग है, ठीक है। इनिशियल की भी बात करोगे, इनिशियल और फाइनल को छोड़ के जितने भी बचते हैं उन सब में एटलीस्ट एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग होनी चाहिए। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे इनकमिंग है, आउटगोइंग है, यहाँ पे भी इनकमिंग आ रहा है, आउटगोइंग जा रहा है, तो कम से कम एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग
होना ही चाहिए हर इवेंट में एक्सेप्ट इनिशियल और फाइनल इवेंट। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से समझ में आता है डैंगलिंग एरर से। नाउ थर्ड इज वैगन व्हील एरर। वैगन व्हील एरर का मतलब ये होता है कि आपको डायग्राम में किसी टाइप का कोई एरर नहीं दिखेगा बट लॉजिकली वो करेक्ट भी नहीं होगा। जैसे कि ये एक इवेंट है, इस इवेंट में देखो ये एक एरो आ रहा है, ये इनकमिंग एरो है, ये इनकमिंग एरो है और ये आउटगोइंग एरो 3 जा रहे हैं। तो क्या ये डायग्राम के हिसाब से कहीं पे रॉन्ग है? क्या कहीं पे भी रॉन्ग नहीं है, ये चीज एकदम करेक्ट है डायग्राम के अकॉर्डिंग। बट लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 3 इवेंट, ये 3 एक्टिविटी, सपोज ये है P, ये है Q, ये है R, ये है A B C, तो P Q R तब तक चालू नहीं होंगे जब तक ABC कंप्लीट नहीं होंगे। तो लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है। इस टाइप के एरर को क्या कहा जाता है? वैगन व्हील एरर। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने यहाँ लिखा है नो एरर इन डायग्राम बट लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल एरर इज देयर। मतलब यहाँ पे लॉजिकल एरर है कि ऐसा हो नहीं सकता कि ABC के बिना PQR चालू ना हो। ठीक है, ऐसे कंडीशन में जो एरर होता है उसे कहा जाता है वैगन व्हील एरर। तो ये हो गया आपका ओवरऑल पार्ट 1। ये हमने यहाँ पे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। एक्टिविटीज क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, कितने टाइप की स्टेजेस होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, सारी चीजें हमने देख ली। एरर क्या होता है, रूल क्या होता है ना, एक्टिविटीज के कितने टाइप होते हैं, सब कुछ कवर कर लिए हैं। अब हम पार्ट 2 में है, मेन पार्ट में शिफ्ट होने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस चीज को आराम से देख के समझ ले। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा तो इस वीडियो को दोबारा देखें, सारे पॉइंट्स क्लियर करें, क्योंकि तभी आपको पार्ट 2 क्लियर होगा। ठीक है, और पार्ट 2 और पार्ट 3 काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।